नमस्कार दोस्तों, 1 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ ऐसे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड किया है। उन्होंने बोला है कि ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड सही है। उसके बाद की न्यूज़ है कि ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिस पे बहुत दिनों से बहुत सारी बातें हो रही हैं, इस पर एक डिटेल एनालिसिस कर रखी है मैंने। तो ये दोनों वीडियो फ्रेंड्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप जाके इन वीडियोस को अलग से देख सकते हैं। क्योंकि कंटेंट ज़्यादा था इसलिए वीडियो बड़ी बड़ी है, इसलिए मैंने उनको यहाँ शामिल नहीं किया। जो लोग इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं वो मेरी यूट्यूब वीडियो पे जाके इन लिंक्स को ले सकते हैं। उसके बाद तीसरी न्यूज़ ये है फ्रेंड्स कि अभी 8 कोर इंडस्ट्रीज जो आती है ना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, उनसे रिस्पेक्ट में कुछ डाटा निकला है। तो उनका रिस्पेक्टिव परसेंटेज क्या है ओवरऑल, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी देखेंगे। फिर एक न्यूज़ आई है कि लगभग 4.5 लाख से भी ज़्यादा, लगभग 4,70,000 नए हाउसेस को बनाया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाली स्कीम के अंदर में। तो ये स्कीम क्या है और किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, किस किस फेजेस में काम कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर राग राग में गंगा एक टेलीविजन शो है और मेरी गंगा एक क्विज शो है। तो ये दोनों दूरदर्शन पे लॉन्च किए जाएंगे एनएमसीजी के साथ पार्टनरशिप में, यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ पार्टनरशिप में। तो इसके बारे में देखेंगे। फिर एक पेट्रोटेक 2019 करके एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसको बोलते हैं 13th इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। ये ग्रेटर नोएडा में हो रही है, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर द अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनॉग्रेट किया है इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने रोम में। इसके बारे में बात करेंगे, इसके क्या यूजेस हैं। फिर इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के बारे में बात करेंगे। फिर एफडीआई रूल्स कुछ लेके आई थी नई गवर्नमेंट दिसंबर में। तो फिर बड़े बड़े जो ये ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, जो जैसे कि आपका अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो चाहते थे कि ये रूल थोड़े से एक्सटेंड हो जाए। इनकी डेडलाइन थी 1 फरवरी, यानी 1 फरवरी यानी आज से इनको अप्लाई होना था। तो एक्सटेंशन मांगा था इन बड़े रिटेलर्स ने, पर उनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया। तो पूरा इशू क्या है, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये 2019 है क्योंकि 1869 में मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई है। चूंकि 1.5 साल बीत गए हैं तो अब ये सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल के तौर पे। उसके बाद फ्रेंड्स 6 नई सबमरीन्स बनाई जा रही है प्रोजेक्ट 75I के अंडर में। ओके, और लास्ट है वन लाइनर न्यूज़। बहुत सारी वन लाइनर न्यूज़ हैं जो मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40.27% वेट रखते हैं। ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज थी, इनका जो इंडेक्स दिसंबर 2018 में था वो था 132.1 और ये 2.6% हाइयर है दिसंबर 2017 के इंडेक्स से। यानी थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। काम की चीज़ क्या है जो हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसमें कौन कौन चीज़ें आती हैं। तो आता है कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्शन का 28.04%। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है 19.85% और फिर है आपका स्टील प्रोडक्शन का जो कि है वेट 17.92%। तो पहले 3 हाईएस्ट कौन से हैं इतना जरूर याद रखें, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो बहुत सारा चीज़ें दी गई हैं कि पिछले साल से ये इलेक्ट्रिसिटी इतना बढ़ गई है, पिछले साल से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स इतना % बढ़ गए हैं, पर उतना ज़रूरी नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। केवल काम भर की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि अर्बन वाली है, इसको किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था। यहाँ पे अप्रूव किया गया है कि 4,78,670 4,78,670 और हाउसेस बनाए जाएंगे अर्बन पुअर के लिए इस PMAY अर्बन योजना के अंदर। और इन 4,78,670 हाउसेस को मिला के जो टोटल हाउसेस सैंक्शन किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर, वो है 72,65,763, 72,65,763। अब देखा जाए 4,78,600 का ब्रेकअप किस तरीके से, तो ये आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड में कितने कितने बटे हैं आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश में 105,956, फिर वेस्ट बंगाल में 1,02,895। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो अर्बन है, ये है क्या।
तो बोला गया था कि ये जो मिशन है ना, ये इंप्लीमेंट किया जाएगा 2015 से 2022 के ब्रैकेट में। हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 जो स्कीम थी उसके अंदर में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके अंदर होगा क्या कि अर्बन लोकल बॉडीज को असिस्टेंस दी जाएगी और जो दूसरी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनको भी असिस्टेंस दी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट के द्वारा। 4 तरीके से इसमें हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। इन सीटू रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम डवेलर्स, यानी स्लम डवेलर्स जो कि स्लम्स में रह रहे हैं उनका इन सीटू रिहेबिलिटेशन होगा, यानी वहीं पे उनकी लिविंग कंडीशंस को सुधारा जाएगा प्राइवेट पार्टिसिपेशन करके और लैंड को एज अ रिसोर्स यूज करके, यानी कि जो उनकी झोपड़पट्टी है उनको थोड़े अच्छे घरों में बदला जाएगा। उसके बाद क्रेडिट लिंक सब्सिडी की बात की गई थी, पार्टनरशिप में अफोर्डेबल हाउसेस बनाने की बात की गई थी। फिर कहा था कि बेनिफिशियरी अपना खुद का घर बनवाएगा और उसके लिए उसको सरकार सब्सिडी देगी, कंस्ट्रक्शन के लिए भी और उसके रेनोवेशन के लिए भी। इसमें जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी वाला जो कंपोनेंट था वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह इंप्लीमेंट किया जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब उसमें 100% जो पैसा लगाएगी वो केंद्र सरकार लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, और बाकी जो 3 है इन सीटू रिहेबिलिटेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप और सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन एनहांसमेंट, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह काम करेगा। यानी कुछ पैसा सेंटर लगाएगा और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स लगाएंगी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना को बनाया किसने? जैसे कि मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और पॉवर्टी एलिविएशन ने। किस स्कीम के अंदर बनाया गया है? हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। 2022 क्यों चुना गया? क्योंकि 2022 में हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। कौन कौन इसके बेनिफिशरीज हैं? भाई पुअर पीपल हैं। पुअर पीपल में आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस आते हैं और लो इनकम ग्रुप आते हैं। और जब इस स्कीम को बनाया गया था तब बोला गया था कि 3 फेजेस में स्कीम काम करेगी, 3 टारगेट्स रखे गए थे। पहले फेज में कहा गया था कि 100 सिटीज को कवर किया जाएगा अप्रैल 2015 से लेके मार्च 2017 तक। फिर फेज 2 में 200 सिटीज को कवर किया जाएगा अप्रैल 2017 से लेके मार्च 2019 तक। और फेज 3 में जो बची हुई सिटीज उनको कवर किया जाएगा अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2022 तक। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए मान लीजिए कोई अर्बन पुअर लोन लेके अपना घर बनवा रहा है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट होगा ना, उस इंटरेस्ट का लगभग 6.5% या माफ कर दिया जाएगा या सरकार भरेगी। यानी कि हाउसिंग लोन उसने लिया, उस पर उसको जितना भी इंटरेस्ट देना है उस इंटरेस्ट में से 6.5% का इंटरेस्ट सरकार देगी। तो और ये तब तक देगी, कब तक देगी? जब लोन लेने से 15 साल तक देगी, यानी लोन डेट शुरू होने के 15 साल तक देगी। यानी काफी बड़ा आप कह सकते हो कि एक लीवेज दिया गया है यहां पे अर्बन पुअर को कि वो अपना घर बनवा सके। फिर गवर्नमेंट 1 लाख रुपए का ग्रांट देगी इन बेनिफिशरीज को जो कि स्कीम के अंदर अपना घर बनवा रहे हैं। फिर कुछ एलिजिबल पुअर्स को 1.5 लाख रुपए और दिए जाएंगे ताकि वो अर्बन एरियाज में अपना घर बना सकें। और अगर उनको रेनोवेशन भी कराना है अपने एग्जिस्टिंग हाउसेस का तो उसके लिए भी उनको पैसा दिया जाएगा सिलेक्टेड केसेस में। और इन लोन्स को लोग इसलिए भी ले सकते हैं अगर उनको अपने घरों में टॉयलेट्स बनवानी हो। ठीक है, सैनिटेशन पे बहुत बड़ा फोकस रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट का, तो टॉयलेट्स बनवाने के लिए भी इसके अंदर उनको लोन दिया जा सकता है। अब देखिए, दूरदर्शन पे 2 प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे फ्रेंड्स। एक तो है राग राग में गंगा, एक मेरी गंगा। राग राग में गंगा एक ट्रेवलॉग सीरीज है। ट्रेवलॉग सीरीज का मतलब यह है कि भाई जगह जगह पे जा जाके आप बातें बता रहे हो कि कैसा है। तो दूरदर्शन में चालू किया जा रहा है, किसके साथ कोलैबोरेशन में? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ कोलैबोरेशन में। इसमें 21 एपिसोड की सीरीज होगी जिसमें रिवर गंगा गोमुख से गंगा सागर तक जाती है, उसकी पूरी जर्नी को दिखाया जाएगा। वहां जाके प्लेसेस दिखाए जाएंगे, दिखाया जाएगा कि गंगा हमारे सोशल फैब्रिक, हमारे देश के लोगों के रोज के कामकाज में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। उसकी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को दिखाया जाएगा, एंशिएंट इंपॉर्टेंस को दिखाया जाएगा। और इस प्रोग्राम को एंकर कौन करेगा? बहुत ही फेमस एक्टर है राजीव खंडेलवाल जी, वो इसको एंकर करेंगे। ठीक है, इसके थ्रू गवर्नमेंट एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लोगों के पास ये संदेश भेजना चाहती है कि आप गंगा को साफ रखिए। गंगा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको साफ रखना कितना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक क्विज शो भी शुरू किया जाएगा जिसका नाम है मेरी गंगा। इसमें भी इसको भी दूरदर्शन के साथ ने बनाया है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ मिलके। इसमें क्या है कि जो स्कूल चिल्ड्रन है कंट्री के सारे जोन से, उनको टारगेट किया जाएगा और साथ साथ उनके अंदर इस क्विज के थ्रू ये क्यूरियोसिटी लाने की कोशिश की जाएगी कि वो अपना रोल प्ले करें गंगा को साफ करने में। तो ये एक और चीज है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी।
फिर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसको बोलते हैं 13th इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, जिसका नाम है पेट्रोटेक 2019। ये 10 से 12 फरवरी 2019 के बीच में ऑर्गेनाइज होगा ग्रेटर नोएडा में इंडियन एक्सपो मार्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडियन एक्सपो मार्ट में ग्रेटर नोएडा में 10 से 12 फरवरी पेट्रोटेक 2019। और साथ साथ इसके साथ एक एग्जीबिशन भी हो रहा होगा जो 20,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला है इसी इंडियन एक्सपो मार्ट में। इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन इसकी एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनी है, वहां पे आपको मिल जाएगी। इसका काम क्या होगा, अब देखिए कॉन्फ्रेंस है ऑयल और गैस पे, तो ऑयल और गैस के फील्ड से रिलेटेड सब कुछ इसमें आ जाएगा। वो है डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजीज फॉर एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन, फिर प्रोसेस कंट्रोल, रिफाइनिंग, पाइपलाइन सर्विसेज, यानी कि R&D, रेन्यूएबल, ट्रेनिंग, पब्लिकेशन ऑफ टेक्निकल लिटरेचर, यानी ऑयल और गैस से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, जितनी भी चीजें होनी है, सब कुछ इसके अंदर में आ जाएंगे। अब इससे आप बिल्डअप कर सकते हो। फिर एक इनिशिएटिव, एक सेंटर है द अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको लॉन्च किया गया है इटालियन प्राइम मिनिस्टर द्वारा। इटालियन प्राइम मिनिस्टर का नाम है ग्यूसिपे कॉन्टे। आई एम रियली सॉरी अगर मैं इस चीज को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो ये इटालियन प्राइम मिनिस्टर का नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ये कॉन्टी जी हैं, ग्यूसिपे कॉन्टे। रोम में इसको इनॉग्रेट किया गया है इटालियन गवर्नमेंट के द्वारा। किसके एसोसिएशन के साथ, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जरूर याद रखिएगा। और लॉन्च किसने किया गया है, इटालियन गवर्नमेंट यानी कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर द्वारा। इसका काम क्या है कि देखिए अफ्रीका की जो जरूरतें हैं वो पूरी की जाएंगी, उसका कोऑर्डिनेशन G7 कंट्रीज के साथ बढ़ा के, यानी G7 कंट्रीज अफ्रीका की मदद करेंगे ओवरऑल किस चीज में, कि वहां पे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके, साथ साथ वहां की इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको रोका जा सके। तो G7 कंट्रीज यहां अफ्रीका के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी और इसीलिए इस सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है। ये एक फास्ट ट्रैक डिमांड ड्रिवन मैकेनिज्म देगा अफ्रीकन कंट्रीज को, ठीक है, ताकि उनको रिसोर्सेज दिए जा सके, ताकि वो अच्छी पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस ला सके क्लाइमेट चेंज में, फूड सिक्योरिटी में उनको साफ पानी मिले, क्लीन एनर्जी मिले, यानी कि कोयले वाली एनर्जी नहीं, हाइड्रो से बनी हुई एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी मिले, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपने अफ्रीका टाइम बाउंड तरीके में मीट कर सके। तो G7 ग्रुप इसकी मदद कर रहा है। इसमें कौन कौन आता है, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्रीज आपको नजर आ रही है। पहले G8 हुआ करता था जिसमें रशिया थी, फिर रशिया ने किसी रीजन की वजह से G8 को छोड़ दिया तो ये G7 बन गया, ठीक है। G7 की सारी मीटिंग्स में रिप्रेजेंटेशन मिलता है यूरोपियन यूनियन को, ये बात खास तरीके से याद रखिएगा। ये कंट्रीज 58% ऑफ द ग्लोबल नेट वेल्थ बनाती हैं G7, लगभग $317 ट्रिलियन, और 46% ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनका है ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल वैल्यूज, और परचेजिंग पावर के बेसिस पे लगभग 32% है। परचेजिंग पावर के बेसिस पे कम इसलिए हो गया इनका क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे चाइना और इंडिया और ब्राजील जैसी कंट्रीज बहुत आगे आ जाती हैं। चाइना ने तो इनफैक्ट परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे अब यूएस से भी बड़ी इकॉनमी बन गई है। वो नॉमिनल बेसिस पे अभी भी यूएस सबसे बड़ी इकॉनमी है, नंबर 2 पे चाइना है, पर परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे यूएसए को पार कर दिया है चाइना ने। $20 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी इकॉनमी हो गई चाइना की, किसके बेसिस पे, परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे। इंडिया अभी लगभग 4 या 5 ट्रिलियन पे ही घूम रहा है। आगे देखते हैं, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया है अभी इसरो ने, ये ऑपरेशनल हो गया है, ये इसरो हेडक्वार्टर्स के बगल में ही है। अब ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है क्या, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का काम ये है कि आप उन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को, इन इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज को बनाइए जिससे इंसानों को स्पेस में भेजा जा सके। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अब तक केवल 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने लोगों को स्पेस में भेजा है, वो है आपकी चाइना, ठीक है, रशिया, ठीक है, तो केवल चाइना, रशिया, यूएसए, तो इन 3 कंट्रीज ने अब तक लोगों को स्पेस में भेजा है, और इंडिया चाहती है कि वो भी ह्यूमन मैन मिशंस को स्पेस में भेजे। तो उसी के लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर को कौन हेड करेगा, एस उन्नीकृष्णन नायर इसके डायरेक्टर होंगे, और इसरो का एम है कि दिसंबर 2021 तक हम ह्यूमंस को स्पेस में भेजेंगे अपने गगनयान मिशन के जरिए। अब इस गगनयान मिशन को कौन हेड करेगा, तो
हर टन यूज़ करेंगे। तो ये जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर्स में होगा क्या, तो भैया इसमें एंड टू एंड मिशन प्लानिंग होगी, इंजीनियरिंग सिस्टम्स को डेवलप किया जाएगा ताकि क्रू ठीक से सर्वाइव कर सके स्पेस में, क्रू की ट्रेनिंग होगी, वहां पे उनका सिलेक्शन होगा कि उसको जाना चाहिए, और सस्टेन्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन परस्यू एक्टिविटीज, यानी इन इस मिशन के दौरान ठीक से वो मिशन, वो क्रू अपनी एक्टिविटीज को कर पाए, इस चीज की ट्रेनिंग इस स्पेस फ्लाइट सेंटर में उन लोगों को दी जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। उसके आगे एफडीआई रूल्स डेडलाइन की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए दिसंबर में कुछ एफडीआई रूल्स लेके आई थी सरकार, और ये कहा था कि वो एफडीआई रूल्स 1 फरवरी 2019 से लागू होंगे। तब से लेके अब तक जो बहुत बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं इंडिया में, जैसे कि खासकर दो, अमेजन और फ्लिपकार्ट, वो ये चाह रही हैं कि ये जो एफडीआई रूल्स की जो डेडलाइन है 1 फरवरी, इसको एक्सटेंड किया जाए। अब सवाल ये आता है कि ये इसका एक्सटेंशन क्यों चाह रही हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो बिग प्लेयर्स हैं अमेजन, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, ये नहीं चाहते कि ये रूल्स अभी जल्दी प्ले में आए, ये थोड़ा सा डेडलाइन का एक्सटेंशन मांग रहे हैं। लेकिन वहीं पे गवर्नमेंट ने बोला है कि डेडलाइन 1 ही फरवरी रहेगी, हम डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये बोल दिया आपका किसने, गवर्नमेंट ने। अब इस चीज से ये अमेजन और फ्लिपकार्ट थोड़े टेंशन में हैं, लेकिन जो छोटे ई कॉमर्स फर्म्स हैं, जो होम ग्रोन ई कॉमर्स फर्म्स हैं, वो है स्नैपडील और शॉपक्लूज, ये बहुत खुश है गवर्नमेंट के इस डिसीजन से। जब से ये एफडीआई रूल्स की डेडलाइन दी थी ना सरकार ने, तब से अमेजन और फ्लिपकार्ट चाह रहे थे कि इस रूल्स की डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाए, उनको थोड़ा और टाइम दिया जाए इससे कंप्लाई करने के लिए। लेकिन ये जो कंपनीज थी छोटी छोटी, स्नैपडील और शॉपक्लूज, ये नहीं चाह रही थी कि इनको एक्सटेंशन दिया जाए। अब ये पूरा इश्यू क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, तभी आप ये चीज समझ पाओगे कि भाई ये एफडीआई रूल्स की डेडलाइन क्या है, क्या चक्कर है कि कुछ फर्म्स इसके सपोर्ट में और कुछ फर्म्स इसके अपोजिशन में। देखते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यह समझना पड़ेगा कि जो रूल्स आए थे वो थे क्या, और ये भी समझना पड़ेगा कि अमेजन और फ्लिपकार्ट किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए वॉलमार्ट भी एक्सटेंशन चाहता है इस डेडलाइन का। अब आपको पता है कि वॉलमार्ट डायरेक्टली इंडिया में काम नहीं कर रहा है, तो वॉलमार्ट किस तरीके से इंडिया में काम कर रहा है, उसने $16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है फ्लिपकार्ट में। 77% ऑफ द स्टेक इन फ्लिपकार्ट किसका है, वॉलमार्ट का। आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है आपका, $16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए हुआ यह है फ्रेंड्स कि भले ही फ्लिपकार्ट इंडिया की कंपनी रही हो, लेकिन उसमें बहुत ही साइजेबल अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया है। और आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, तो अगर आप सामान मंगाओगे तो या तो आप अमेजन से मंगाओगे या फ्लिपकार्ट से मंगाओगे। फ्लिपकार्ट अमेजन से ही ज्यादातर लोग सामान मंगाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा स्नैपडील और शॉपक्लूज बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी शायद ई कॉमर्स फर्म्स का आपको नाम भी नहीं सुना होगा। शुरू शुरू में स्नैपडील फेमस हुआ था, अब स्नैपडील का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा कम हो गया है। केवल दो बड़े जाइंट्स निकल के आ रहे हैं, एक है फ्लिपकार्ट, एक है अमेजन। तो ऐसा क्या हुआ है कि अमेजन फ्लिपकार्ट बहुत बड़े हो गए। देखिए अमेजन जो कंपनी है उसके पास ह्यूज पॉकेट्स हैं। फ्लिपकार्ट जो कंपनी है बहुत बड़े बड़े उनके पॉकेट्स है, खासकर जब से वॉलमार्ट ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। इन दोनों का जो मार्केट शेयर है ना, वो बहुत बड़ा हो गया है। तो गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस रखे थे दिसंबर में, और ये रेगुलेशंस इसलिए रखे गए थे कि ई कॉमर्स फील्ड में सबको बराबरी का मौका मिल सके, और छोटे ई कॉमर्स फर्म्स जो ऊपर उठना चाहते हैं उनको भी मौका मिले ऊपर उठने का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो गवर्नमेंट ने कही थी कि दे वुड बार ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनीज वेयर दे होल्ड स्टेक्स एंड बैन एक्सक्लूसिव मार्केटिंग अरेंजमेंट्स। यहां पे क्या बोला, सरकार ने बोला कि वो मार्केट ऑनलाइन ई कॉमर्स फर्म्स जिनका बहुत साइजेबल अमाउंट ऑफ स्टेक्स है जिन कंपनीज में, उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को वो अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं बेच सकते। अब जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, अमेजन का किसी एक कंपनी ए में 45% का स्टेक है, तो अमेजन उस कंपनी ए के प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे नहीं बेच सकती। ये पहली चीज बोली गवर्नमेंट ने। और एक्सक्लूसिव मार्केटिंग अरेंजमेंट्स को हटाया गया है। एक्सक्लूसिव मार्केटिंग अरेंजमेंट्स क्या हो गया कि मान लीजिए कोई एक कंपनी बी है, उस बी ने अमेजन के साथ एक डील कर ली, और डील में यह बोला गया कि भाई बी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट करेगी अमेजन और अपनी वेबसाइट पे बेचेगी, और उसके बदले में
बी कंपनी का इतना परसेंट प्रॉफिट चला जाएगा अमेजन के पास। तो एक तरीके का अलग से मार्केटिंग अरेंजमेंट हो गया जिसमें अमेजन और वो केवल वो कंपनी बी इन्वॉल्व है और बाकी किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है। अब अगर ई कॉमर्स इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हो, इस बड़े से इकोसिस्टम में कंपटीशन होना चाहिए। वहीं पे एक कंपनी अमेजन आके सब कुछ अपने हिसाब से कर रही है, पूरी पूरी कंपनी के साथ वो सेटिंग करे ले रही है और उसकी पूरी पूरी चीजों को बेच रही है और बाकी किसी ई कॉमर्स फर्म्स को उसके साथ किसी भी तरीके का अरेंजमेंट करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इससे पता है प्रॉब्लम हो रही। देखिए अमेजन और फ्लिपकार्ट अपने मार्केट को इंडिया में इस हद से ज्यादा फैला चुकी हैं कि छोटी छोटी कंपनीज को अगर अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं ना, तो वो बिना अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किए बेच ही नहीं सकते हैं। तो अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां कर क्या रही हैं, वो क्या करती हैं, किसी भी छोटी कंपनी से बोलती हैं कि आपको अगर हमारे यहां प्रोडक्ट बेचने हैं तो आप हमको अपनी कंपनी में 1% हिस्सा दीजिए। तो भले ही अमेजन और फ्लिपकार्ट का प्रोडक्शन में उस कंपनी के सामान को बनाने में कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ उस कंपनी का सामान बिके इसके लिए वो पूरा का पूरा उस कंपनी में स्टेक ले रही है, उसकी ओनरशिप ले रही है। आप समझ रहे हो इतनी बड़ी जायंट बन चुकी हैं ये अमेजन और फ्लिपकार्ट कि जो छोटी कंपनीज हैं, देखिए आज की डेट में ऑनलाइन इकोसिस्टम आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एक छोटी सी कंपनी है जो कि महाराष्ट्र में मुंबई से ऑपरेट करती है, तो वो अगर लोकली बेचेगी तो मुंबई में बेचेगी। अब अगर वो किसी अमेजन जैसी कंपनी के साथ टाई अप करती है तो वो पूरे इंडिया में अपना सामान बेच सकती है वो कंपनी। तो ऑब्वियस सी बात है पूरी इंडिया की अपील मिल गई उसको, और इस चीज का फायदा अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज उठाती है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज उस कंपनी वाले से बोलती हैं कि हम आपका सामान इस शर्त पे बेचेंगे कि आप हमको अपनी कंपनी में स्टेक होल्डर दे, और अगर उस कंपनी को सक्सेसफुल होना है तो उसको अमेजन और फ्लिपकार्ट की बात माननी पड़ेगी। और उस एग्रीमेंट में यह भी लिखते हैं कि आप अपनी चीजें किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं बेच सकते। अब उस चक्कर में वो जो कंपनीज है ना वो बंध जाती हैं। तो ये चीज फेयर लेवल ऑफ मार्केट प्रैक्टिस को नहीं प्रमोट करती हैं। ये इस तरीके से कहते हैं ना कि मार्केट पे अपना कब्जा जमा रही है ये अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज। गवर्नमेंट ने बोला ये नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट ने अब सीधे सीधे बोल दिया है कि अगर बड़ी बड़ी ई कॉमर्स फर्म्स हैं ये अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी, अगर ये किसी कंपनी में अपना स्टेक होल्डरशिप है, इनकी पार्टनरशिप है, ओनरशिप है, तो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को ये अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं बेचेंगे। यानी कि अगर अमेजन किसी कंपनी ए के 40% स्टेक्स को होल्ड करती है तो फिर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को वो अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं बेच सकती है। और इसका एक सबसे बड़ा जो कह सकते हैं क्राइटेरियन है कि ये ई कॉमर्स फर्म्स फॉरेन फंडेड होनी चाहिए। अब अमेजन फॉरेन फंडेड है, वो तो अमेरिकन कंपनी है, और फ्लिपकार्ट वैसे तो इंडियन कंपनी थी लेकिन उसमें 77% का स्टेक होल्डर अब वॉलमार्ट के पास चला गया क्योंकि उसने $16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की फ्लिपकार्ट में। और ये जो कंडीशन लगाई है ना गवर्नमेंट ने, ये उन कंपनीज पे लगाई जिसमें साइजेबल अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो दोनों कंपनीज हैं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, इन दोनों में अब अमेरिकन ओनरशिप आ गई है, ठीक है। तो जो कंपनी जिनमें बाहर की इन्वेस्टमेंट साइजेबल है वो कंपनीज इंडिया की लोकल कंपनीज में अगर स्टेक उठाती हैं तो फिर उसका सामान अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं बेच पाएंगी। अब ये चीज छोटे वेंडर्स के लिए, छोटे ई कॉमर्स फर्म्स के लिए बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, क्योंकि शॉपक्लूज और स्नैपडील जैसे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थे ये इससे बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे थे, तो उनको बड़ा फायदा मिला है इस चीज के साथ साथ, ठीक है। उसी तरीके से एक और कंडीशन रखी गई थी, एक और रूल बनाया गया था कि अगर कोई कंपनी अपना 25% से ज्यादा का सामान किसी एक ई कॉमर्स फर्म्स को बेच रही है, ठीक है, अगर कोई कंपनी अपने 25% से ज्यादा का सामान किसी एक ई कॉमर्स फर्म को बेच रही है तो फिर वो अपने प्रोडक्ट्स को उस फर्म की ई कॉमर्स वेबसाइट पे नहीं बेच सकती। यानी अगर अपना 25% से ज्यादा सामान अगर वो किसी ई कॉमर्स फर्म के ग्रुप को बेच रही है तो अपनी किसी प्रोडक्ट को उनकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे वो नहीं बेच सकती, ठीक है ना। यानी कि उसकी जितनी भी इन्वेंट्री होगी उसका मैक्सिमम 25% वो किसी ई कॉमर्स फर्म को बेच पाएगी जिसमें साइजेबल अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, नहीं तो नहीं बेच पाएगी। तो इससे हुआ ये क्या है कि छोटे बिजनेसेस को, एमएसएमईज जो है, जो छोटी छोटी कंपनीज है, जो छोटे छोटे ई कॉमर्स फर्म्स है, उनको ऊपर उठने का मौका मिलेगा। और अमेजन और फ्लिपकार्ट जो धीरे धीरे करके पूरे इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में अपना जोर मारते जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रुकेगा। और ये सही भी है, ठीक है। इतने बड़े बेहमौत बन गए हैं कि वो किसी और ई कॉमर्स को सामने आने ही नहीं दे रहे हैं। फिर आगे फ्रेंड्स एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल
आपका सेलिब्रेट हो रहा है। ये क्या सेलिब्रेट कर रहा है? 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल को 1869 में मेंडलीव ने बनाया गया था और 150 साल बाद 2019 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? ताकि केमिस्ट्री की अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। ईयर लॉन्ग इनिशिएटिव होगा और ये दिखाया जा सके कि केमिस्ट्री को कैसे आप डेली एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पीरियोडिक टेबल को कौन मैनेज करता है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में केमिकल एलिमेंट्स को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से अरेंज किया गया है। 7 रोज हैं जिनको पीरियड्स बोलते हैं, 18 कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 6 नई सबमरीन बनाई जा रही है प्रोजेक्ट 75I के अंदर में। अभी क्या हुआ है कि एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग हुई है और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डिफेंस मिनिस्ट्री का सबसे बड़ी बॉडी है जहां तक डिफेंस एक्विजिशंस की बात होती है, और अगर इसने अप्रूव कर दिया मतलब वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो ही जाएगा। तो ये कहा गया है, इसको अप्रूव किया है, इसको हेड किसने किया था? निर्मला सीतारमण जी ने किया था, जो कि हमारी डिफेंस मिनिस्टर है, इंडिया की पहली वुमेन डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये 6 सबमरीन्स बनाई जाएंगी इंडियन नेवी के लिए 40,000 करोड़ की कॉस्ट पे। और ये जो 6 सबमरीन्स बनाई जाएंगी ये आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर बनाई जाएंगी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल का अंदर क्या है कि गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म्स की मदद के साथ गवर्नमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स हैं उनको तैयार करेगी। यहां पे प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको ओपन किया जाएगा और वो प्राइवेट कंपनी फॉरेन प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं। यहां समझिए, फॉरेन गवर्नमेंट नहीं, फॉरेन प्राइवेट कंपनी यानी फॉरेन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को भी शामिल किया जा सकता है इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल में। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के बारे में समझना है तो आप थोड़ा सर्च मार लीजिए, इसको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर बात की जाए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं तो ये दूसरा प्रोजेक्ट है, सेकंड प्रोजेक्ट है जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। पहला प्रोजेक्ट तब था जब गवर्नमेंट ने बोला था कि 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे 21,000 करोड़ की कॉस्ट पे इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस हो गया। अब मैं वन लाइनर न्यूज के बारे में बात करता हूं फ्रेंड्स। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC बने हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। फिर वाइस एडमिरल अजीत कुमार PG फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं वेस्टर्न नेवल कमांड के। उन्होंने किसको ये सक्सीड किया है? वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा जी को। फिर आगे देखते हैं कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का वो 5.24% रहा है दिसंबर 2018 में। दिसंबर 2017 में 4% था। कौन रिलीज करता है उसको? लेबर ब्यूरो रिलीज करता है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर में काम करता है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, चीज को ध्यान रखिएगा, IAPS ऐप लॉन्च हुई है, साइंटिस्ट ने लॉन्च की है। इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल पैंक्रियास सिस्टम। ये एक स्मार्टफोन ऐप है जो डायबिटीज पेशेंट्स के बहुत काम की, क्योंकि उनके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में बहुत काम होगी। ये क्या करेगी कि सीधे सीधे जो ग्लूकोज मॉनिटर्स हैं, ग्लूकोज का क्या लेवल चल रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर में उसको मॉनिटर करेगी। फिर इंसुलिन को किस हिसाब से पंप करके उसके ब्लड स्ट्रीम में डालना है इसको मॉनिटर करेगी। डिसीजन किस तरीके से लेंगे कि भैया कितना उसका ग्लूकोज बढ़ा, कितनी इंसुलिन को इंजेक्ट करना, ये सब कुछ ये ऐप देखेगा। ठीक है, फिर एक छोटी सी न्यूज है कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? पुनीत गोयनका। और अब एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है एबर नाम की, ABER। इसको किसने लॉन्च किया? सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया ने मिल के लॉन्च किया है फ्रेंड्स। इसमें क्या होगा कि वो दोनों अपने फाइनेंशियल सेटलमेंट्स को इस एबर करेंसी के थ्रू सॉर्ट आउट करेंगे और इसमें ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि डिजिटल करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन वगैरह में इस्तेमाल नॉर्मली किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो शुरू में इसको बहुत लिमिटेड बैंक्स में लगाया जाएगा। इसको बेसिकली एक तरीके से टेस्ट रन की तरह इंप्रूव किया गया है ताकि रेमिटेंस की कॉस्ट को कम किया जा सके। ठीक है, और साथ साथ इस डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करने से जो भी रिस्क आ रहे हैं उनको असेसमेंट कर सके कि हाँ भाई डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करके हमें कितने रिस्क हो सकते हैं। और रेमिटेंस मतलब पैसा अगर किसी को भेजना है, जैसे मान लीजिए इंपोर्ट हुआ कोई सामान तो उसके अगेंस्ट में पैसा भेजना है, तो रेमिटेंस है कि हाँ भाई इतना सामान आया तो उसके अगेंस्ट में को पैसा भेजना है, तो वो रेमिटेंस अब इन करेंसी के थ्रू बेचा जाएगा कुछ समय के लिए और देखा जाएगा कि क्या ये करेंसी ठीक से काम कर रही है। इसलिए कुछ ही नंबर ऑफ बैंक्स ही इसके साथ डील कर रहे हैं। और अगर
ये ठीक से काम करती है, कोई भी टेक्निकल ऑब्स्टिकल नहीं आता, सब कुछ ठीक चलता है, तो आगे इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है इसके बारे में भी चर्चा करेंगी दोनों गवर्नमेंट्स। तो ये करंट अफेयर्स आज के पूरे हो गए हैं फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो भी लोग इसको फेसबुक पे देख रहे हैं वो पूरी डिटेल्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि देखिए फेसबुक वाले पेज पे मैं केवल अपनी करंट की वीडियोस अपडेट कर रहा हूँ। बाकी जो कि डेली करंट अफेयर्स में बनाता हूँ वो चीज़ें मैं आपकी फेसबुक पे अपडेट कर देता हूँ, लेकिन बाकी इंपॉर्टेंट वीडियोस जनरल स्टडीज से रिलेटेड जो कि मैं स्टैटिक में बनाता हूँ और इंडिविजुअल टॉपिक्स पे बनाता हूँ वो मैं केवल अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। तो पूरी वीडियोस के लिए आप यूट्यूब चैनल पर आके देख सकते हैं। कि अगर केवल डेली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो फेसबुक पे भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो जरूर मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए कि कैसी लगी, और पढ़ते रहिए। सो गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।